जय हिंद। पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे और इस सेशन में 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक बात की गई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, उस सब के बारे में देखेंगे। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में कुछ टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ है, बेरूबारी यूनियन केस, नेहरू नून एग्रीमेंट, ये सब उसी का हिस्सा है, उस सब पे भी बात करेंगे। और लास्ट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल्स 1 to 4 में बात की गई है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की गई। एक तो नेम ऑफ द कंट्री। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो बड़ा डिबेट था। कुछ लोग कह रहे थे कि मॉडर्न नेम इंडिया को यूज़ किया जाए और कुछ लोगों का कहना था कि ट्रेडिशनल नेम भारत को रखा जाए। काफ़ी डिबेट एंड डायलॉग के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सहमति बनी और ये डिसाइड किया गया कि दोनों नाम इंडिया और भारत दोनों को यूज़ किया जाएगा। इंडिया दैट इज़ भारत। दूसरा, जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो अपने को ये समझ में आता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर, तो फिर ये सवाल उठता है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना बुला के यूनियन ऑफ स्टेट्स ये टर्म क्यों यूज किया गया। और इसको एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 2 रीजंस दिए। एक तो उन्होंने कहा कि इंडियन फेडरेशन is not a result of an agreement with states। ये जो इंडियन फेडरेशन बना है ये स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। अमेरिका में ऐसा हुआ कि कॉलोनीज एक साथ आई और उन्होंने अमेरिकन फेडरेशन फॉर्म किया। हमारे यहाँ की हिस्ट्री अलग है, हमारे यहाँ की कहानी अलग है। और दूसरा, अंबेडकर साहब ने कहा कि स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। स्टेट्स के पास में फेडरेशन से अलग होने का कोई राइट नहीं है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है और इसलिए यूनियन ऑफ द स्टेट्स टर्म प्रेफर किया गया। दूसरा, आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आर्टिकल 1 में ही ये लिख दिया गया कि स्टेट्स कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंड क्या है, वो सब अगर जानना है तो कहाँ मिलेगा, फर्स्ट शेड्यूल में। और आज की डेट में अपने को पता है कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये अपने को पता है। अच्छा, जब तक आर्टिकल 370 हुआ करता था तब तक जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस होता था। आज की डेट में किसी भी स्टेट को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, सब बराबर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सब पे बराबर लागू होते हैं। हाँ, कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, स्पेशल प्रोविजंस। इनकी बात की गई है पार्ट 21 में। और ये स्टेट्स कौन से हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं? ये हैं एमजी नाम, आस, मैजिक। ये याद करने के लिए, एमजी नाम, आस, मैजिक। एम फॉर महाराष्ट्र, जी फॉर गुजरात, एन फॉर नागालैंड, ए फॉर आसाम, एम फॉर मणिपुर, ए फॉर आंध्र प्रदेश। और ये जो दूसरा वाला ए है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस याद रखने के लिए। आस थोड़ा इजी रहता है टंग पे इसके लिए, वरना ये है तेलंगाना। और क्योंकि तेलंगाना आंध्रा से अलग होके ही बनाए गए तो इसलिए ए कंसिडर कर लिया है। एस फॉर
सिक्किम, M फॉर मिजोरम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, G फॉर गोवा और K फॉर कर्नाटका। ये स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं। इसके अलावा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। ये सब अपन जैसे जैसे पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे तो ये जानेंगे अपन कि इनको क्यों स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं स्टेट्स को, आगे बात करेंगे इस सब के बारे में। अच्छा, आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स का जो भी टेरिटरीज हैं वो, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं वो, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी और टेरिटरी को एक्वायर करती है तो वो भी किसका पार्ट है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 का। अच्छा, दो टर्म्स हैं, एक है टेरिटरी ऑफ इंडिया और दूसरा है यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया टर्म है ये ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया में यूटीज भी हैं, टेरिटरी ऑफ इंडिया में ऐसी टेरिटरीज की भी बात की जा रही है जो कि फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाई कर सकती है। यूनियन ऑफ इंडिया में बात की जाती है सिर्फ स्टेट्स की, ओनली स्टेट्स, जो आज की डेट में स्टेट्स हैं हमारे, वो यूनियन ऑफ इंडिया हैं। ये देखो, अच्छा, ये स्पेशल प्रोविजंस की बात हो गई। पार्ट 21 में है कौन से स्टेट्स हैं वो अपन ने बात कर ली। 5th और 6th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशल या सेपरेट प्रोविजंस की बात की गई है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में कोई और टेरिटरी एक्वायर कर सकती है, वो कैसे की जा सकती है? तो इंटरनेशनली फॉरेन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने के 3-4 तरीके हैं। एक है सीजेशन, अपन ने टेरिटरी किसी से ट्रीटी साइन कर ली, किसी से कोई टेरिटरी खरीद ली, परचेज कर ली, किसी ने हमें कोई टेरिटरी गिफ्ट पे दे दी, किसी ने लीज पे दे दी, हमें प्लेबिसाइट करवाया, वोट करवाया और जनता ने बोला कि हमें तो इंडिया में मिलना है, तो सीजेशन के थ्रू टेरिटरी ऑक्यूपाई की जा सकती है। दूसरा ऑक्यूपेशन के थ्रू, और ये उन टेरिटरीज की बात हो रही है जहां पे कोई रिकॉग्नाइज्ड रूलर होता ही नहीं है। ऐसे एरियाज जिन पे किसी रिकॉग्नाइज्ड रूलर का कोई कंट्रोल नहीं है, उनको अपन ऑक्यूपेशन के थ्रू अपने हिस्से में मिला सकते हैं। और तीसरा तरीका है कॉन्क्वेस्ट या फिर सब्जुगेशन। आपने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में आप जीते और आपने सामने वाले की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, कॉन्क्वेस्ट। अपन ने बहुत सारी टेरिटरीज वेरियस मेथड्स के थ्रू ऑक्यूपाई करी हैं इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, सिक्किम। इस सब पे अपन आगे इस चैप्टर में बात करेंगे कि इनको कैसे कैसे अपने हिस्से में मिलाया गया है। आगे देखो आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। अब इस आर्टिकल में दो बातें की गई। एक तो ये कि यूनियन में नए स्टेट्स को एडमिट किया जा सकता है और दूसरा नए स्टेट्स को स्टैब्लिश किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि ये बात कर रहा है उन स्टेट्स की जो कि ऑलरेडी यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है। और नहीं है से मतलब सपोज करो कल को बांग्लादेश से हम उनका कोई स्टेट खरीद लेते हैं और उस स्टेट को इंडियन यूनियन में एडमिट किया जाएगा। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 2 के थ्रू। तो आर्टिकल 2 उन स्टेट्स के बारे में बात करता है जो कि आज की डेट में यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, और ऐसे स्टेट्स जो कि आज की डेट में यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं उनसे डील करता है आर्टिकल 3। ऑलरेडी जो हमारे यूनियन का हिस्सा हैं उन स्टेट्स के अगर एरिया को इंक्रीज करना है, उनके एरिया को अगर कम करना है,
उनकी बाउंड्री को अगर चेंज करना है, ऑल्टर करना है, उनके नाम को ऑल्टर करना है, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में से कुछ एरिया निकाल के कोई नया स्टेट बनाना है, ये सब किसके तहत किया जाता है? ये किया जाता है आर्टिकल 3 के तहत। तो एक तो ये डिफरेंस याद रखना कि आर्टिकल 2 डील करता है ऐसे स्टेट से जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं है, आर्टिकल 3 डील करता है उन स्टेट से जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं। अच्छा, आर्टिकल 3 में ऐसे स्टेट्स जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हैं, उनमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। एक तो ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ओनली आफ्टर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। और दूसरा, प्रेसिडेंट बिल को रिकमेंड करने से पहले कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर्स का व्यू मांगेंगे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बट मजे की बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स का चाहे कोई भी व्यू हो, ये व्यू बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है, न पार्लियामेंट न प्रेसिडेंट। और इस बिल में अगर कुछ फर्दर चेंजेस किए जाएंगे तो बार बार स्टेट लेजिस्लेचर्स से पूछने की, उनके व्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर बहुत शुद्ध भाषा में कहें तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का कोई रोल है नहीं, ये कुछ भी विचार दे दें, पार्लियामेंट जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर सकता है, इनका विचार बाइंडिंग नहीं है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स सिर्फ नाम मात्र के लिए, दिखाने के लिए रख दिया इनको, बाकी तो पार्लियामेंट जब चाहे जैसे चाहे वैसे स्टेट्स के नाम को, उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है इंडिया के लिए कि इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स की बाउंड्री फिक्स नहीं है, पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। यूनियन जो है, कंट्री जो है, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। अमेरिका में अलग चीज है, अमेरिका इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। वहां स्टेट्स की बाउंड्री को भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 में यह कहा गया कि आर्टिकल 2 के अंडर या आर्टिकल 3 के अंडर जो भी लॉज बनाए जाएंगे, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2 के अंदर किसी स्टेट को एडमिट करना है या कोई नया स्टेट स्टैब्लिश करना है, या आर्टिकल 3 के अंडर किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करना है, उसके नाम को ऑल्टर करना है, उसके एरिया को चेंज करना है, ये सब करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, ये सब किया जा सकता है बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। 50% लोग अगर फेवर में वोट कर दें तो कानून बन जाएगा, आर्टिकल 4 ये कहता है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठा। सवाल क्या था? डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री? ये सवाल उठा कि आर्टिकल 3 के अंडर जो पार्लियामेंट को पावर मिली है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके तहत पार्लियामेंट को ये पावर भी है क्या कि वो अपने कंट्री के किसी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं? ये सवाल उठा बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 में, बेहद इंपॉर्टेंट केस। ये और अपना जो अगला टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश, सेम ही है, एक साथ पढ़ लेते हैं। अपने को पता है पार्टीशन हुआ तो एक बना वेस्ट पाकिस्तान और एक बना ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज की डेट में अपन बांग्लादेश के नाम से जाते हैं। और बांग्लादेश और इंडिया की बाउंड्री है लगभग 4100 किलोमीटर की। और अपने को पता है बॉर्डर्स पार्टीशन बड़ा वेगली किया गया। ये आदमी रिस्पॉन्सिबल था, साइरल रेडक्लिफ अवार्ड बोलते हैं इसको। और रेडक्लिफ के लिए कहा जाता है कि ये कभी फील्ड में गए ही नहीं, इनको कोई जानकारी नहीं थी इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में। इन्होंने एक बंद कमरे में बैठ के बॉर्डर्स ड्रॉ कर दिए
और लिटरली ऐसी कंडीशन हुई कि किसी एक फैमिली का घर तो इंडिया का हिस्सा बन गया और ज़मीन पूरी चली गई बांग्लादेश के हिस्से में। ऐसे एक्सट्रीम केसेस हुए और ऐसे एक्सट्रीम केसेस को मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना सरकार के लिए बड़ा चैलेंजिंग था। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए उस समय की सरकारों ने कोशिश की। जैसे एक साइन किया गया बैगी अवार्ड 1950 में। फिर उस टाइम के लीडर्स नेहरू और नून साहब ने नेहरू नून एग्रीमेंट साइन किया 1958 में। और ये सब किस लिए किया जा रहा था? ये जो बॉर्डर्स ड्रॉ किए गए इनके एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए। नेहरू नून एग्रीमेंट इस सब में डिसाइड हुआ कि कुछ टेरिटरीज को एक्सचेंज किया जाएगा और ऐसी एक टेरिटरी थी बेरूबारी यूनियन, जो कि हुआ करती थी उस टाइम पे वेस्ट बंगाल का हिस्सा। बेरूबारी यूनियन को दिया जाना था ईस्टर्न पाकिस्तान को। और जैसे ये पता चला तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट से 2-3 सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट से पहला तो ये पूछा कि गवर्नमेंट को पावर है क्या अपने किसी हिस्से को किसी फॉरेन कंट्री को देने की, उनको सीड करने की? पावर है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। और अगर पावर है तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत या फिर आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर दोनों के तहत? पावर है कहां पे, किस आर्टिकल में दी हुई है पावर? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया और इसी को बोलते हैं बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 3 के तहत ये पावर नहीं है गवर्नमेंट को कि वो अपनी टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे दे। अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। और इस वर्डिक्ट के बाद सरकार लेकर आई 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960। अच्छा, इसके बाद अपने को पता है कि 1971 में बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बना, अपने रिश्ते अच्छे थे तो अपॉर्चुनिटी थी अपने पास, और अपनी गवर्नमेंट ने क्या किया, मौके का बढ़िया फ़ायदा उठाया और जो भी बॉर्डर से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स बची हुई थी उनको सॉल्व करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ साइन किया लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974। और इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में 2-3 चीजें की जानी थी। एक तो लगभग 6.1 किलोमीटर का अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच था, तो उसको डिमार्केट करना था। दूसरा, कुछ एनक्लेव्स थे, उनका एक्सचेंज करना था। एनक्लेव्स क्या होते हैं? सपोज करो ये कोई कंट्री है ए और ये कोई कंट्री है बी। बी कंट्री की कोई एक छोटी सी टेरिटरी ए कंट्री में लाई करती है। मतलब अगर ज्योग्राफिकली देखो तो ये जो जगह है ये ए कंट्री से घिरी हुई है, चारों तरफ कौन है? ए कंट्री, लेकिन लीगली ये किसकी है? बी कंट्री की। तो ऐसे एरियाज को एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट था और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसे बहुत सारे एनक्लेव्स थे। तो ये डिसाइड किया गया कि इंडिया ट्रांसफर करेगा बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स और बांग्लादेश ट्रांसफर करेगा इंडिया को 51 एनक्लेव्स। कुछ टेरिटरीज थी इन एडवर्स पोजेशन, उनका एक्सचेंज किया जाना था। एडवर्स पोजेशन में टेरिटरीज का मतलब, फॉर एग्जांपल ये कोई कंट्री है ए और इसी से कंटिन्यूअस कोई एक छोटी सी टेरिटरी है, ये ए कंट्री है और ये जो टेरिटरी है ये लीगली तो है इस बी कंट्री का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, कंट्रोल किसका है? ए का है। इसके जो लोग बाग हैं वो सिटीजन्स किसके हैं? ए कंट्री के।
तो ऐसी टेरिटरीज को एक्सचेंज किया जाना था। हालांकि बाद में डिसाइड किया गया कि जो एडवर्स पोजेशन वाली टेरिटरीज हैं वो जिस कंट्री की बाउंड्री से अटैच्ड हैं उसी का हिस्सा बना दी जाए, एनक्लेव्स को एक्सचेंज किया गया। लेकिन क्योंकि यहां पे टेरिटरीज का एक्सचेंज होना था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी और वो पॉसिबल हो नहीं पाया, ये मामला टलता रहा। 2011 आया और 2011 में इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में कुछ और अमेंडमेंट्स, कुछ और चेंजेस किए गए और कुछ और प्रोटोकॉल्स ऐड किए गए, लेकिन बावजूद उसके इसको रेटिफाई नहीं किया गया। ये डिले होता रहा, बात टलती रही और फिर फाइनली 2015 में मोदी गवर्नमेंट लेकर आई 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इस 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1974 इसको इंप्लीमेंट किया गया, रेटिफाई किया गया। आज इतना ही पढ़ेंगे अपन यहां तक, और इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।